हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड। हमने पार्ट फर्स्ट में इसका ऑलरेडी हाफ चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। बचा हुआ हाफ चैप्टर जो है आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और आज हम ओवरऑल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ताकि कल जो है मैं इसके जो भी नोट्स वगैरह हैं, हैंड रिटन नोट्स, उसे अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आइए फटाफट से हमने जहाँ तक छोड़ा था, हमने कॉन्टिनेंट्स जो हैं उसमें हम 7 में से 4 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके थे। नॉर्थ अमेरिका तक का हम ये पढ़ चुके थे। यहाँ पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका ये हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम ये साउथ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो एक बहुत ही नैरो सी स्ट्रिप है जिसे इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है, जिससे ये जुड़ा हुआ है। यहाँ आप फिगर में देख पा रहे होंगे इस्थमस लिखा हुआ है इसका पूरा नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से पड़ता है। आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो जैसे नॉर्थ अमेरिका जो है वो कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में है। विच टू ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसके दोनों साइड पे कौन कौन से ओशंस हैं? तो साउथ अमेरिका के एक साइड पर आप देखेंगे पैसिफिक ओशन है और दूसरे ही साइड पर आप देखेंगे इंडियन ओशन है। फिर द एंडेज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना, एंडेज जिसे पढ़ते हैं, वो आपका यहाँ पर पाया जाता है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। साथ में साउथ अमेरिका में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जिसे हम अमेज़न रिवर कहते हैं। अमेज़न के जंगल भी यहाँ इसी नाम पर पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जैसे हम अमेज़न के, एक तो अमेज़न के जंगल हैं, ठीक है, और दूसरी अमेज़न रिवर भी है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, वो भी यहाँ फ्लो होती है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। पूरी तरीके से ये भी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस। ये हर तरफ से ओशन से और समुद्र से घिरा हुआ है। इट इज़ एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। इसे आइसलैंड कॉन्टिनेंट क्यों? एक तरीके का आइलैंड ही है ये जो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ये पूरी चारों तरफ से जो है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ऑलरेडी, कोई भी लैंड मास अगर 3 साइड से पानी से घिरा हो तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। वहीं अगर वो ऑल 4 आपकी सारी साइड से, मतलब बीच में जो ज़मीन है वो हर तरफ से जो है अगर वो पानी से घिरी हुई है तो उसे आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, वही अगर थोड़ा बड़ा हो कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम डायरेक्ट कोई आइलैंड क्यों नहीं, आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा है, एरिया वाइज बड़ा है आइलैंड्स वगैरह के मुकाबले। जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं उसके मुकाबले बड़ा है, इस वजह से हम इसे कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। लेकिन ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है क्योंकि हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कम्प्लीटली, अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में। मैंने बताया यहाँ पर कोई भी रहता वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ रिसर्च पर्पस वगैरह से साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो जाते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है। इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा है ये। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल है वो लगभग इसके सेंटर में पड़ता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न साउथ पोलर रीजन। ये पूरा साउथ पोलर रीजन में पड़ता है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। ये हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। पूरी तरीके से यहाँ कोई भी बसा हुआ नहीं है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको, लिविंग बींग्स यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। लेकिन हाँ, अलग अलग कंट्रीज़ के, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो है ना और उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पर रिसर्च स्टेशंस ज़रूर बने हुए हैं जहाँ रिसर्च वगैरह के लिए कुछ टाइम के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन हेयर। इंडिया के भी वहाँ रिसर्च स्टेशन है। कहाँ? अंटार्कटिका में। और उनके नाम क्या क्या हैं? एक है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये इंडिया के रिसर्च स्टेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका फॉर्म हो सकता है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये रिसर्च स्टेशंस कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड हैं। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि अंटार्कटिका में इंडिया के 2 कौन से जो हैं रिसर्च स्टेशंस हैं, तो वो यहाँ पर आपको इनका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। अब हम कॉन्टिनेंट्स, अपने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास कि अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पर एक हमारा
8th कॉन्टिनेंट जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि भाई ये हमारा एक 8वां कॉन्टिनेंट भी था जो बहुत पहले ही शायद पानी में सबमर्ज हो गया, वो पानी में डूब गया, तो हाँ वो हमारे लिए इस समय विजिबल नहीं है, बट वो उसे हमारा 8th कॉन्टिनेंट नाम दिया गया था। तो वो 8th कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्वेश्चन था कि आपका ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ये पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, उसका नाम मैंने पूछा था, जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो ट्राई कीजिए अगर आप मुझे इसका जवाब दे पाते हैं, अदरवाइज़ मैं इसके जब आपको ये सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा ना कि वो कौन सा 8th कॉन्टिनेंट है जो कि हमारा सबमर्ज हो चुका है बहुत पहले ही पानी में, इसके साथ मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, हमारे को पता है वो पानी की वजह से 3/4 इसमें जो है वो पानी पाया जाता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ विद लैंड। 71% सोचो वाटर ही वाटर है और 29% ऑलमोस्ट जो है वो आपका लैंड एरिया है। बोलो फिर भी पानी की इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, उसमें फ्रेश वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया भी है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर में मैंने बताया आपके हर फॉर्म में, मतलब जो भी पानी पाया जाता है, चाहे वो वेपर फॉर्म में हो, आइस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, हम सभी को कंसिडर कर लेते हैं। एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइज इन ग्लेशियर्स। आपका जो वाटर लिक्विड फॉर्म में जो है वो ओशंस, रिवर्स, लेक्स, रिवर्स, इनमें सी वगैरह इसमें पाया जाता है। आइस फॉर्म में आपके ग्लेशियर्स में पाया जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। फिर अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा है जो विजिबल नहीं होता आपको, हैंड पम्प्स वगैरह की मदद वगैरह से बाहर निकाला जाता है। और वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में आपका पाया जाता है। ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फेयर, ये सब हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो ये वाटर ही, वाटर की फॉर्म ही है अलग अलग फॉर्म में। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। अभी मैंने बताया कि 100% ये जो पानी है, अगर वाटर को हम 100% माने तो 97% तो उसमें से सॉल्टी वाटर ही है, ठीक है, और वो इंसान के किसी काम का भी नहीं है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। अब इसमें से भी जो 3% जो बचा ना, इसमें से भी बहुत सारा पानी जो है वो ग्लेशियर्स वगैरह में जमा हुआ है, कुछ आपका अंडरग्राउंड वगैरह में है, ठीक है, और बहुत ही थोड़ा सा जो हिस्सा है, मतलब ऑलमोस्ट 0.5%, 3% का भी सिर्फ आधा % लगा लो, फ्रेश वाटर की फॉर्म में हमारे यूज़ के लिए, जैसे हम पूरी दुनिया पी पा रही है या बाकी सारे चीज़ें कर पा रही है, तो फ्रेश वाटर जो है हमारे पास सिर्फ 0.5% के अराउंड जो है वो अवेलेबल है, ठीक। नाउ हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसी वजह से ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी हमारे पास पानी की कमी है, क्योंकि सॉल्टी वाटर है। ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट जो है वो ओशंस है। क्यों? आपके जो भी रिवर हैं, सी हैं, वो अल्टीमेटली जाकर मिल किस में जाते हैं? ओशंस में ही। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। मैंने पहले ही बताया, ओशंस को हम अपनी जानकारी के लिए, स्टडी पर्पज से हम उन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा बॉर्डर नहीं बना हुआ है सच कि पैसिफिक ओशन यहाँ से यहाँ तक है, इंडियन ओशन यहाँ से यहाँ तक है, ऐसा कुछ बॉर्डर वगैरह वहाँ फॉर्म नहीं हो रखे हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, यहाँ लगातार मूव करते रहते हैं। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स। 3 तरीके से जैसे ओशन वाटर मूव करते हैं, एक हो गया वेव, एक टाइड के फॉर्म में, एंड ओशन करेंट्स। अब ये ओशन करेंट्स आप थोड़ा आगे ही क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, आपके हॉट करेंट्स और कोल्ड करेंट्स होते हैं, ठीक है, ओशंस, उसमें ये क्या होते हैं। लेकिन 3 तरीके से ओशन वाटर जो मूव करता है वो है वेव, टाइड्स और ओशन करेंट्स। द 5 मेजर ओशंस आर, 5 मेजर ओशंस कौन कौन से हैं आपके? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। जैसे इनके साइज के अकॉर्डिंग आपको ये दे रखा है। सबसे बड़ा जो है इसमें वो पैसिफिक ओशन है। अच्छा, पहले की ना कुछ पब्लिकेशंस वगैरह में समहाउ मेंशन होता था कि आपके 4 ही ओशंस हैं। हम ये जो सदर्न ओशन जिसे हम पढ़ रहे हैं ना, ये बाद में से नेमिंग किया गया है कि ये भाई सदर्न ओशन जो है वो अलग से एक ओशन है।
इसका कारण क्या है, एक्चुअली में सदर्न ओशन ना आपके बिल्कुल नीचे, जहाँ आपका अंटार्कटिका जो आपका कॉन्टिनेंट जो है ना, वहाँ पर आपका पड़ता है सदर्न ओशन। और वहाँ पर जो भी चीज़ें जो भी पाई जाती थी ना, चाहे वो मरीन लाइफ फॉर्म्स वगैरह हैं या जो भी लिविंग थिंग्स वगैरह चीज़ें वहाँ पर वाटर में पाई जा रही हैं, वो बाकी ओशन से काफ़ी डिफरेंट थे। तो इसलिए उसे फिफ्थ ओशन कंसिडर किया गया कि हम सदर्न ओशन को सेपरेटली स्टडी करेंगे, वो बाकी ओशन से ज़रा डिफरेंट है, तो हम उसे इंडियन ओशन का या किसी और ओशन का पार्ट नहीं मान सकते हैं। सदर्न ओशन एक डिफरेंट ओशन है, ठीक है। तो 5 ओशन है सब यहाँ पर हमारे। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। पूरी अर्थ पर अगर हम कंसिडर करें तो 1/3 जो है वो पैसिफिक ओशन ही है, यानी 3 बराबर भाग में अगर हम बांट दें तो एक भाग जो है वो पैसिफिक ओशन ही है। मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। अब ऊपर हमने पढ़ा था फर्स्ट या सेकंड पेज पे आई थिंक, मरीना ट्रेंच जो है डीपेस्ट पार्ट जो अर्थ का है वो भी पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर है, ठीक है। अब इसे मैप के हिसाब से मत देखना, इसे ग्लोब के हिसाब से देखोगे तो समझ में आएगा कि सर्कुलर ही है। हम उसे मैप में ग्लोब को ही हम खोल के पढ़ते हैं, इसीलिए आपको मैप में आप देखोगे कि आपको पैसिफिक ओशन 2 जगह पर दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज हम ग्लोब को ही अगर आप ऐसे करके पेपर फॉर्म में खोल दोगे तो वो आपको दिखेगा कि पैसिफिक ओशन 2 जगह है, बल्कि वो है एक ही। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं ये सराउंड करते हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के आसपास और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं वो सब देखिए मैप पर जाकर। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। पहला आपका पैसिफिक हो गया, दूसरा आपका अटलांटिक ओशन है। इट इज़ एस शेप्ड, एस शेप देखो दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए, ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया सबसे बड़े में। अब यहाँ पर जो आपका अटलांटिक ओशन है, इसे आप ज़रा ऊपर से देखिए, आर्टिक ओशन के पास से ऐसे ऐसे से साउथ अमेरिका के पास से होते हुए और फिर यहाँ नीचे सदर्न ओशन से ऊपर ख़त्म हो जा रहा है, तो ये कुछ एस का शेप बनाता है आपका, ठीक है। तो इसे एस शेप आपका ओशन भी कहा जाता है। इट इज़ एस शेप्ड। इट इज़ फ्लैग्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्ट साइड। इसके नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्ट साइड पे पड़ते हैं, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड पे यूरोप और अफ्रीका पड़ते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंटेंडेड। जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की हाईली इंटेंडेड है, मतलब काफ़ी ऐसे ब्रॉड सी है आपकी। दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। इसलिए आपको नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। येस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि आपसे अगर पूछे कि 5 ओशन में सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है आपका ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ट्रेडिंग वगैरह के पर्पज से सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो वो अटलांटिक ओशन है। दैट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर यू। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज़ इंडिया। यस, इंडियन ओशन एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक लौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि वो कौन सा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है, दैट इज़ इंडियन ओशन। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ साइड पर आप देखेंगे ये एशिया, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट इसका पड़ता है नॉर्थ साइड में। इन द वेस्ट साइड में इसका अफ्रीका पड़ता है, और ईस्ट साइड में इसका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो 3 साइड आपका ट्राइंगुलर सा शेप बनाता है ये। द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitudes। जो सदर्न ओशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मोस्टली आपका अंटार्कटिका के पास पड़ता है। द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। आर्टिक ओशन भी ऐसे ही आर्टिक सर्कल में पड़ता है एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के आसपास सराउंड होता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच of shallow water knowing as Bering Strait। that is 1 mark question for you guys। क्या कह रहा है कि ये जो आपका आर्टिक ओशन है ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है, एक नैरो सा स्ट्रेच है ऊपर जिसे आप बेरिंग
स्ट्रेट का क्या कहा जाता है। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मैंने दिखाया ना, इस्थमस ऑफ पनामा के ज़रिए एक दूसरे से लिंक करता है, वैसे ही आपका आर्टिक ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रेच के ज़रिए लिंक करता है, जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। नीचे की साइड में इसका क्या आपका नॉर्थन कोस्ट में क्या आपका पड़ता है, नॉर्थ साइड के उसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा जो है। एटमॉस्फेयर क्या है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ में जो आपका लेयर ऑफ गैस, जिसमें मतलब आपके अर्थ के आसपास हमने बताया ना एक गैसेस की लेयर है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसी में आपकी सारी गैसेस पाई जाती हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। यस, इस प्लैनेट के सस्टेन करने के लिए, आपके अर्थ के सस्टेन करने के लिए ये ब्लैंकेट ऑफ एयर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसके बिना अर्थ के ऊपर जो है लाइफ फॉर्म जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ, इसी से हमारे को सांस लेने के लिए जो हमें हवा चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो मिलती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज, साथ ही ये हमारे को सन की हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स, लगभग इतनी इसकी हाइट है 1600 किलोमीटर, मतलब इतनी दूर तक फैला हुआ है ये। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। अब इसकी भी 5 लेयर्स, हमने अपनी स्टडी पर्पज से देखा है कि भाई 5 लेयर्स इसकी एटमॉस्फेयर की हैं, जिसमें अलग अलग तरीके का आपको टेम्परेचर और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये सारी लेयर जो है अर्थ के सरफेस से शुरू होती है। तो जिसमें पहला है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इस ट्रोपोस्फेयर में ही आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं, आपका प्लेन व्लेन और जो भी उड़ता है, ठीक है, पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपके ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। इसमें भी समटाइम्स कभी कभी बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि इसमें एक और तो आइनोस्फेयर भी पाया जाता है। तो आइनोस्फेयर जान लीजिए बेटा, कोई अलग से लेयर नहीं है। आइनोस्फेयर आपका इसका स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो लाइन, मतलब जिसके ज़रिए डिवाइडेड है ना, उसे आइनोस्फेयर कहते हैं। बट आपके लेयर जो हैं वो ये 5 ही हैं, आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन, मैंने बताया मेनली नाइट्रोजन पाई जाती है, कितना 78%, विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दिया नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया 0.03%, और बाकी का बचा हुआ जो कुछ भी है वो आपकी बाकी के अदर गैसेस पाई जाती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ ऑक्सीजन की वजह से हम लिविंग बींग्स जितने भी हैं वो सांस ले पाते हैं, वहीं नाइट्रोजन जो है आपका उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आपको मैंने बताया 0.03%, बहुत ही छोटे अमाउंट में पाया जाता है। इज इम्पॉर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा आपको पता है कि प्लांट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जो भी अर्थ से जो भी यूवी रेज आती हैं, मैक्सिमम जो हीट होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, सारी हीट वो अर्थ तक आने ही नहीं देती, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है, ना वो ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होती है। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स भी इसके बिना सस्टेन नहीं कर पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसलिए इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है कि कौन सी, जैसे अब देखो ऊपर यहाँ आपको पिक्चर में दिखा रखा है, सारी लेयर्स एक बराबर नहीं है, किसी लेयर भाई कोई लेयर ज़्यादा दूर तक फैली हुई है, फिर कोई लेयर कम दूर तक, तो सबकी जो हाइट है वो वेरीज करती है। देन इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे भाई उसका दबाव जो है, प्रेशर जो है ना, दबाव आपका कम होने लगता है।
You know the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. एयर की डेंसिटी ऊपर जाते जाते आपका कम होने लगती है. इसी वजह से जब आप कहीं पर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे माउंटेन वगैरह आप क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एयर में डेंसिटी कम होती जाएगी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती जाएगी. इस वजह से आपको ऊंचाई पर चढ़ने में, जब आप पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं तो आपको सांस ज़्यादा फूल रही होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है. ये उसका रीज़न है. दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स. आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई वगैरह पे चढ़ रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर चलते हैं, टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स, ताकि वो ऊपर भी सांस ले सकें आसानी से. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी ठंडक बढ़ती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी. डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा. ये रीज़न. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ. एटमॉस्फेयर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा पृथ्वी के अर्थ के ऊपर. दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग प्लेसेस पे ये अलग अलग तरीके से होता है. सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर. कुछ एरिया में हाई प्रेशर होता है, कुछ एरियाज में प्रेशर लो हो जाएगा. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका कि जो एयर है ना वो आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात करूं तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इनफैक्ट अभी आप आगे की चैप्टर वगैरह में, जैसे अभी आप कि ना 8th 9th वगैरह की आप NCERT वगैरह जब पढ़ेंगे तो पर्टिकुलरली इस लाइन से रिलेटेड ही आपका 8th क्लास या 9th, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 9th में आपका चैप्टर है क्लाइमेट. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ 8th या 9th में आपका चैप्टर है क्लाइमेट, जो पर्टिकुलरली इस लाइन के ऊपर ही आप कह लो कि हाफ चैप्टर आपका बेस है. आपको इस लाइन को जब समझेंगे ना कि एयर जो है वो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि हमारे क्लाइमेट और वेदर में किस तरीके से चेंजेस आते हैं. मूविंग एयर इज नोन एज विंड. जो बहती हुई हवा है उसे हम विंड कहते हैं. ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि समटाइम्स बच्चे ना इसे क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कि एयर और विंड का मतलब तो सेम ही है. नहीं, एयर मतलब हवा, और वहीं मूविंग एयर, बहती हुई हवा को हम विंड कहते हैं. बायोस्फीयर क्या है? द डोमेन ऑफ लाइफ, जहाँ पर जीवन संभव है. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर. जो बायोस्फीयर है एक नैरो जोन है, किस किस के बीच में? आपका लैंड के बीच में, वाटर के बीच में और एयर, मतलब जहाँ पर ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं वहाँ एक छोटा सा जोन बनता है आपका, नैरो जोन, पतला सा, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. वहीं पे जीवन संभव है. इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट. यही वो जगह है जहाँ पर जीवन संभव होता है. देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. हर जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हों, बैक्टीरिया हों, मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सब यहीं एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर में. बायोस्फीयर के बाहर किसी का जीवन संभव नहीं है. द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम दो तरीके से बांट देते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में. द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर. तीनों जो आपके डोमेन्स जो आपने पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और आपका लिथोस्फीयर, तीनों जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर बायोस्फीयर फॉर्म होता है. और ये सभी एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट भी करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी डालते हैं अपना अपना. फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स. हाँ, जैसे जैसे आप भाई अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आप देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर आपने पेड़ काट दिए, लैंड वगैरह आपने कहीं पर क्लियर की एग्रीकल्चर वगैरह पर्पस से, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या, मिट्टी वगैरह का इरोजन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाढ़ वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, आपके फ्लड्स वगैरह ज़्यादा आएंगे. साथ ही साथ क्लाइमेट भी वहाँ का डिस्टर्ब हो जाएगा, रेन वगैरह जो है वो कम हो जाएगी वहाँ पर होना. तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो भाई लैंड को क्लियर कर रहे हैं वहाँ पर पेड़ वगैरह काट कर, तो उससे आपके क्लाइमेट पे, वेदर पे क्या असर पड़ रहा है. नहीं, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और अफेक्ट करती हैं. सिमिलरली
सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक। इसी वजह से अर्थ का भी जो सरफेस है वो नेचुरल कैलामिटी जो अभी मैंने बताया, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, इसकी वजह से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन्ड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। हाँ, सबमर्ज भी हो जाती हैं, जैसे आपको पता होगा 2004 में सुनामी आई थी, उसमें हमारा जो इंडिया का एक बहुत बड़ा नीचे का हिस्सा था जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो पूरा का पूरा सबमर्ज कर गया वाटर के अंदर। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज एंड, हाँ ये अंडमान निकोबार के जिस हिस्से की बात कर रहे हैं उसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो पूरा का पूरा 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। ये जो हम गलत तरीके से जो वेस्ट वाटर वगैरह जब होता है, हम इसे रिवर्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में अगर हम इसे बहा दें, ठीक है, और उसमें जाके वो मिल जाए, तो वो ना तो इंसान के काम का रह जाता है, ना उसमें कोई और लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर पाते हैं। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बाकी के जो भी जीव जंतु उसमें रहते हैं पानी के, उनको भी ये प्रभावित करता है। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो भी चीज़ें, गंदगी वगैरह जो भी निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर, वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़रूरी भी है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन जब CO2 ज़्यादा बढ़ जाए तो वही ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट कर देती है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and hydrosphere। इसी वजह से हमें इन सब के बीच में एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो ये हमारे को ही नहीं, जो भी अदर स्पीशीज़ वगैरह हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको अफेक्ट करेगा। और एक टाइम के बाद शायद हम कहें कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अगर हम अभी से इसे बैलेंस बनाकर नहीं चलते हैं। आपने वैसे भी सुना होगा कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ना, कोई भी चीज़ लाइफ में ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। तो हाँ, ज़रूरत के हिसाब से अगर हम नॉर्मली, एक कोटेशन भी है कि आपके जो भी लैंड है, अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, बट वो आपकी विशेस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपके विशेस का तो कोई एंड ही नहीं है ना। आप एक चीज़ के बाद फिर दूसरे की डिमांड करोगे, फिर एक के बाद फिर दूसरे की डिमांड करोगे, तो आपकी विशेस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड और लग्जरी, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से अगर हर कोई देखे तो ज़रूरत तो पूरी हो सकती है, पर आपकी जो विशेज़ हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, वो पूरा नहीं हो सकता है कहीं पर भी, ठीक है। सो दैट इज़ इट। हमने चैप्टर जो है, हमारा जो चैप्टर 5 चल रहा था, इसे आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो भी कल इसका मैं वीडियो या शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करूँगी, उसमें मैं इसके हैंड रिटन नोट्स डाल दूँगी एज यूजुअल। और वो नोट्स आपके क्लास 6 के बच्चों के साथ साथ जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी नॉलेज पर्पस से इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए ही वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो दैट इज़ इट, ओके। सो आप इसे, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। थैंक यू, बाय बाय।